हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको जो चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 9 है ये लाइफ इन विलेजेस एंड टाउन्स। तो इस चैप्टर को हम नोट्स की हेल्प से समझेंगे और नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आपको मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, प्लस हाईलाइटेड भी मिलेंगे। तो हाईलाइटेड से क्या होगा ना कि आप जब रिवाइज करोगे तो आप जब पॉइंट में हाईलाइटेड वर्ड देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वर्ड आपको याद करना है और इस वर्ड से पूरी की पूरे जो पॉइंट था वो कनेक्टेड है और एक पॉइंट दूसरे से कनेक्टेड ही होता है तो ईजी होता है समझने में भी। और जब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो आप इजीली एग्जाम में लिख भी लोगे। कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है ये। किस तरह से देखिए इंट्रोडक्शन में जो है हम यही चीज़ समझेंगे और अगर आप चैप्टर का नाम देखो तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि लाइफ इन विलेजेस एंड टाउन्स किस तरह से जो है पुराने ज़माने में जो गांव होते थे या जो शहर होते थे वहाँ पे उन लोगों की ज़िंदगी किस तरह से होती थी, वो क्या काम करते थे, किस तरह के बिजनेस होते थे, ठीक है, किस तरह से इनकम सोर्स हुआ करते थे, तो इनके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि इंट्रोडक्शन में लिखा ही हुआ है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ किंगडम्स एंड एम्पायर्स दैट लेड टू एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। तो बहुत सारे किंगडम्स जब साम्राज्य स्थापित हुए तो उन्होंने काफ़ी हद तक जो है एग्रीकल्चर और ट्रेड को प्रमोट किया। ठीक है, तो अब जब एग्रीकल्चर और ट्रेड को प्रमोट किया तो क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की गई, क्या क्या काम इसके लिए किए गए, तो वो हम समझेंगे। साथ ही देखिए जब ट्रेड की बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रूट सिस्टम तो होना ही चाहिए। तो यहाँ भी इनलैंड और ओवरसीज ट्रेड रूट्स को डेवलप किया गया। यानी अगर आपको व्यापार करना है तो ट्रांसपोर्टेशन मोड तो चाहिए। तो इसके लिए देखिए इनलैंड, ठीक है, ज़मीन पे भी, साथ ही ओवरसीज यानी समुद्र के रास्ते के लिए भी रूट्स को जो है डेवलप किया गया। इसके अलावा जो आर्ट्स हैं, क्राफ्ट है, उसको भी डेवलप किया गया। तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर को भी डेवलप किया गया। ट्रेड को डेवलप करने के लिए सी रूट जो हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन रूट है उसको डेवलप किया गया। आर्ट और क्राफ्ट को डेवलप किया गया। इसके साथ ही जब ये सारी चीज़ें डेवलप होती गई तो धीरे धीरे जो गांव हैं वो शहरों में कन्वर्ट होने लगे। यानी इन डेवलपमेंट्स के द्वारा ग्रोथ होने लगी टाउन्स की। तो आप यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और हाईलाइटेड वर्ड्स को आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पॉइंट्स कह रहे हैं। आप आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये है ग्रेटर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, क्योंकि सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुई थी वो एग्रीकल्चर में हुई। तो अब किस तरीके से हुई, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन में कि हाँ एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुई, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई, क्या क्या चेंजेस आए या क्या क्या डेवलपमेंट आई जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हुआ। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई और किस वजह से इंक्रीज हुई, ड्यू टू यूज ऑफ आयरन टूल्स। यहाँ पे क्या होने लगा कि खेती बाड़ी के कामों में आयरन टूल्स का इस्तेमाल होने लगा, यानी लोहे के बने हुए हथियारों का। तो इन आयरन टूल्स की जब हेल्प से तो क्या क्या काम इजी पड़ने लगे। तो आयरन टूल्स में जैसे एक्स है, कुल्हाड़ी है, इसका इस्तेमाल होने लगा और फॉरेस्ट को काटने में, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कहीं खेती करनी है तो वहाँ पे अगर पहले से पेड़ पौधे हैं तो आप उस इलाके में खेती नहीं कर सकते, उस जमीन को पहले आपको क्लियर करना होगा। तो जो भी फॉरेस्ट एरिया था तो उसको एक्स से, जो आयरन एक्स होती थी उससे काटा जाता था, तो वो इजी पड़ता था। इसके बाद जो आयरन प्लोशेयर था, ठीक है, आयरन प्लोशेयर यानी जो हल होता था, हल अगर आपने देखा होगा तो लकड़ी का बना होता है, वुड का, बट नीचे जो है वो आयरन के उसमें कांटेदार जो है बहुत शार्प जो है ब्लेड्स लगे होते हैं। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी को इजी प्लॉइंग करा जाता था, जुताई कर लिया जाता था, जिससे कि हार्ड सॉइल भी इजली जो है उसकी जुताई हो जाती थी और उसके बाद जो है उसमें फसल की बुवाई होती थी। किंग्स जो है इस पीरियड के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकरेज किया, क्योंकि देखिए अब जब एग्रीकल्चर है तो ऐसा तो है नहीं कि आप मौसम पे या बारिश पे निर्भर हो सकते हैं। जैसे आज भी हम जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो बारिश पे निर्भर नहीं हो सकते, उन्हें और सोर्सेज ऑफ वाटर चाहिए इरिगेशन के। इसी तरीके से पुराने ज़माने में भी जो राजा थे उन्होंने भी काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ के लिए कोशिश की, उन्होंने भी इनकरेज किया लोगों को और काफ़ी उन्होंने भी खुद पैसे देके कुएं खुदवाए, ठीक है, टैंक्स और कैनाल्स जो थी, नहरें जो हैं, नदियों से छोटी छोटी नहरें निकाली जिससे कि जो है लोग जो है अपने खेतों में पानी नहीं लगा सकें। और यही एक तरीका था जिसकी वजह से जो ट्रिमेंडस इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो जब इस तरह की चीज़ें होने लगी, आयरन टूल्स आने लगे, साथ ही इरिगेशन फैसिलिटी लोगों को उपलब्ध होने लगी, तो इस वजह से जो है प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स का, फसलों का, वो काफ़ी हद तक बढ़ा। आप आते हैं क्राफ्ट्स पे, ठीक है, तो जैसे हमने एग्रीकल्चर का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्राफ्ट्स जो थे, आर्ट एंड क्राफ्ट, वो किस तरह से प्रॉस्पेरस हुआ, किस तरह से फ्लरिश हुआ। तो आर्ट और क्राफ्ट भी बहुत ही अच्छा फला फूला और किस तरीके से हर एक गांव में देखिए हर तरह के जो आर्टिस्ट थे वो पाए जाते थे, चाहे वो पॉटर्स हों, वीवर्स हों, ठीक है, चाहे मटके बनाने वाले हों, वीवर्स हों, कंबल बनाने वाले,
और साथ ही देखिए जो डायर्स हैं, कलर करते हैं कपड़ों पे, वो मेटल वर्कर्स हैं, गोल्ड स्मिथ, सुनार हैं, गार्लैंड मेकर्स हैं, माला बनाने वाले, कारपेंटर्स हैं, आयरन स्मिथ्स हैं हुए, बास्केट मेकर्स हुए और अदर क्राफ्ट्समैन। इसके अलावा भी जो भी हाथ का काम करते थे और भी जो आर्टिस्ट थे, क्राफ्ट्समैन थे, वो हर एक गांव में रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा गांव की बात हो रही है, विलेज में रहते थे। पर इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, लास्ट पॉइंट था कि ये जब सब चीज़ें डेवलप होती गई तो इस वजह से टाउन्स भी डेवलप हुए। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जब ये चीज़ें सब डेवलप हुई तो उसके रिजल्ट की वजह से टाउन्स बने। तो यहाँ भी ये चीज़ कही जा रही है कि पहले विलेज में ये सब लोग रहते थे, पर जब धीरे धीरे टाउन्स डेवलप होने लगे तो ये जो क्राफ्ट्समैन थे वो गांव को छोड़ के कहाँ माइग्रेट हो गए। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये जो क्राफ्ट्समैन थे ये कहाँ पे जाना शुरू उन्होंने कर दिया, ये टाउन्स में जाने लगे और वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे देखिए और भी हम जान लेते हैं और किस तरह का काम होता था। सिल्क वीविंग, ठीक है, सिल्क के कपड़े बनाए जाते थे, क्लॉथ मेकिंग, कॉइन मिंटिंग और बीड मेकिंग। तो इस तरह के काम भी होते थे, कपड़े बनाए जाते थे सिल्क के, क्लॉथ मेकिंग होती थी, साथ ही कॉइन मिंटिंग यानी सिक्के भी बनाए जाते थे, और बीड मेकिंग यानी आपने देखा होगा माला में जो मनके होते हैं, मोती होते हैं, तो उस तरह के मोती भी बनाए जाते थे। तो ये पॉपुलर ऑक्यूपेशंस थे जो लोग करते थे। वाराणसी और मदुरई जो थे वो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जहाँ पे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था। और याद रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए थे फेमस, तो वो थे वाराणसी और मदुरई। साथ ही जो लोग थे विलेज में, जो क्राफ्ट्समैन थे, वो कौन कौन से थे। इसके बाद आते हैं उरैयूर जो था वो एक फेमस सेंटर था जहाँ डाइंग का काम होता था, यानी जो कपड़े हैं उनको कलर किया जाता था। बीड मेकिंग जो इंडस्ट्री थी, जैसे मैंने आपको बताया मनके और जो मोती थे वो बनाए जाते थे माला के, तो ये जो इंडस्ट्री थी ये कहाँ पे सिचुएटेड थी, तो ये थी साउथ इंडिया में। इसके बाद आते हैं इंक्रीज इन ट्रेड। ठीक है, तो हमने क्राफ्ट्स पढ़ लिया, हमने एग्रीकल्चर जान लिया, अब हम देखते हैं ट्रेड। ठीक है, किस तरह से ट्रेड जो है वो उसमें इंक्रीज हुआ। तो विलेजेस जो थे, जो गांव थे, वहाँ पे जब सरप्लस गुड्स जो था, जो भी सामान जो क्राफ्ट्समैन बनाते थे और वो ज़्यादा बनाते थे ताकि वो बेचा जा सके टाउन्स में, तो वो जितना भी एक्स्ट्रा जितना भी गुड्स होता था, चाहे वो खाने का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो या कोई भी चीज़ जो हो, अपनी ज़रूरत के लिए बनाते थे विलेजर्स, और उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा बनता था, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, तो वो कहाँ पे सेल करते थे, वो सप्लाई करते थे टाउन्स में ताकि उनकी और ज़्यादा इनकम हो सके। मान लीजिए अगर जो किसान है वो गेहूँ तो उगा लेता है, बट उसको और भी चीज़ें तो खानी है, उसको दालें चाहिए, उसको दूध चाहिए, सब्जियां चाहिए, तो वो कहाँ से लाएगा। तो वो तो अगर वो कुछ एक्स्ट्रा अपनी चीज़ों को सेल करता है, उससे पैसे उसको मिलते हैं, तो उससे वो अपनी जो बाकी की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकता है। तो विलेजर्स जो भी एक्स्ट्रा जो भी गुड्स होते थे उसको टाउन्स में सप्लाई करते थे, सेल करते थे, और इसी से ट्रेड जो है वो बढ़ा। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे वो पार्टिसिपेट किया उन्होंने बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में, यानी चाहे गांव के अंदर ट्रेड हो, यानी शहर के अंदर का ट्रेड हो, यानी इंटरनल मान लीजिए कि जब हम कंट्री के अंदर ही ट्रेड करते हैं उसको इंटरनल बोलते हैं, और जब हम बाहर ट्रेड करते हैं यानी दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। तो यहाँ भी जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे वो इंटरनल ट्रेड भी कर रहे थे और एक्सटर्नल ट्रेड भी कर रहे थे, और इसी की वजह से ग्रेटर यूज हुआ मनी का, गेव अ बूस्ट टू ट्रेड। और जब मनी का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है, पहले देखिए बार्टर सिस्टम भी होता था, चीज़ के बदले चीज़ एक्सचेंज होती थी, जब पैसे नहीं थे, करेंसी नहीं हुआ करती थी, बट जब यूज़ होने लगा मनी का तो उसके वजह से जो था एकदम ट्रेड में बहुत ही बूस्टअप हुआ और उससे ट्रेड जो है बहुत इंक्रीज हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको इसका सबूत भी मिला, प्रूफ भी मिला। देखिए हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो प्रूफ के साथ ही पढ़ते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्हें बहुत सारे जो है थाउजेंड्स ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले। ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइन्स, तो ये क्या थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो देखिए पंच मार्क्ड कॉइन्स जो हैं, जिस तरह कि आज की जो करेंसी है उसमें देखा होगा आपने काफ़ी सारी चीज़ें प्रिंटेड होते हैं, किस ईयर के हैं, इंडियन करेंसी लिखा होता है, साथ ही 1 रुपी है, 2 रुपी है, तो बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, आपने कहीं कहीं कुछ कॉइन्स में देखे होंगे तो आपको मॉन्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे, साथ ही देखिए गेहूं की बालियां, इस तरह की चीज़ें आपको मतलब कलाकृतियाँ आकृतियाँ दिख जाएंगी। तो इसी तरह से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो इन चीज़ों को खोजते हैं, खुदाई करते हैं ज़मीन में, तो उनको भी इस तरह के कुछ कॉइन्स मिले, और ये पंच मार्क कॉइन्स थे। यहाँ पे क्या होता था, बहुत सारी जिस तरह की आकृतियाँ हैं, ठीक है ना, कोई इरेगुलर शेप में ये पाए जाते थे कॉइन्स, और इनमें ज़्यादा कॉपर के बने हुए कॉपर के कॉइन्स बने हुए थे, सिल्वर के कॉइन्स थे ये, और इन कॉइन्स में तरह तरह की आकृतियाँ जो है
हैम्ड जो बुल है वो बनाया गया था। तो इस तरह की आकृतियाँ जो थी इन कॉइन्स में बनी होती थी, पंच होती थी, तो इसी वजह से इसको पंच मार्क कॉइन्स भी कहते थे। और ये ऑल्सो रेफरेंसेस टू न्यूमरस ट्रेडिंग कम्युनिटीज एंड ट्रेड गिल्ड्स। इसके साथ ही देखिए एक चीज़ और कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग कम्युनिटीज उस टाइम पे पाई जाती थी और ट्रेड गिल्ड्स, यानी हर कोई जो है अपने समुदाय उन्होंने बना रखे थे, वहाँ पे संघ बनते थे। क्राफ्ट्समैन जो थे वो गिल्ड्स को फॉर्म करते थे, यानी अपने अपने संघ बनाते थे, यानी जैसे कि यूनियंस होती है ना आज के ज़माने में, डॉक्टर्स की अपनी यूनियन, टीचर्स की अपनी यूनियन होती हैं, स्टूडेंट्स की भी यूनियन होती है। तो उसी तरीके से क्राफ्ट्समैन जो थे, जो पॉटर्स हैं, उनके अपने गिल्ड्स यानी समुदाय होते थे, संघ होते थे, अपनी यूनियंस कह लीजिए। इसी तरह से वीवर्स हैं, उनके अलग गिल्ड्स होते थे। तो इस तरह से क्राफ्ट्समैन भी अपने गिल्ड्स को फॉर्म करते थे, जिन्हें उस टाइम श्रेणीज के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही देयर वर सेपरेट गिल्ड्स फॉर डिफरेंट क्राफ्ट्स। तो जैसे कि बात हुई है कि हर कोई अपने क्राफ्ट के हिसाब से अलग अलग गिल्ड बनाता था, तो जाहिर सी बात है कि सबके सेपरेट सेपरेट गिल्ड्स होते थे, सबके सेपरेट संघ होते थे, ऑर्गेनाइजेशन होती थी आप कह सकते हो। दे गेव ट्रेनिंग टू द क्राफ्ट्समैन। अच्छा, ये जो गिल्ड्स होते थे, क्या यहाँ पे क्या क्या काम होता था? तो ये जो है क्राफ्ट्समैन को जो न्यू होते थे उनको ट्रेनिंग देते थे, रॉ मटेरियल जो है वो लिया जाता था, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से लेके आते थे, उसके बाद उनको क्राफ्ट्समैन को देते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे फिनिश प्रोडक्ट को, और साथ ही ये बैंक्स के रूप में भी काम करते थे, यानी उनके क्राफ्ट्समैन को अगर उधार चाहिए तो उधार में पैसा देते थे। और साथ ही वो गेव ग्रांट्स टू बिल्ड टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज। इसके साथ ही वो अगर कहीं टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज बन रही है तो वहाँ पे पैसा दान में भी देते थे। नेक्स्ट जो है टैक्सेस फ्रॉम ट्रेड वर आ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द किंग। जो राजा था उसके लिए देखिए ये सारे जितने भी ट्रेड है अगर वो टैक्स लगाता था उसमें, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था। जिस तरह से आज की सरकार जब भी कोई ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें किसी ना किसी तरह का टैक्स लगता है जिससे कि सरकार की आमदनी होती है। इसी तरीके से उस समय भी जो राजा होते थे वो टैक्स लगाते थे ट्रेड पे, व्यापार पे, जिससे उनका एक अच्छा खासा जो रेवेन्यू का सोर्स वो बन जाता था। नेक्स्ट जो हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं ये है द सेकेंड अर्बनाइजेशन, टाउन्स एंड सिटीज़। तो यहाँ पे भी हम देखिए टाउन्स और सिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब हुआ, ग्रोथ हुई क्राफ्ट्स में और इंक्रीज हुआ ट्रेड और कॉमर्स, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है टाउन्स और सिटीज़ बनी। और ये इतनी ज़्यादा ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स। जब इतने बड़े लार्ज स्केल में जब ये ग्रोथ हुई अर्बन सेंटर्स की, तो इस पीरियड को जो है क्या कहते हैं, इस पीरियड को हम एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, सीधी सी बात आपको याद रखनी है कि इतनी सारी जब डेवलपमेंट होने लगी तो उसके जैसे स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में जो है अर्बन सेंटर्स जो हैं वो बनने लगे, यानी जो टाउन्स एंड सिटीज़ हैं वो बनने लगी। तो उस एक दौर को जब क्राफ्ट इंक्रीज हुआ, ट्रेड कॉमर्स एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ और उसके वजह से जो है टाउन सिटीज़ बहुत लार्ज स्केल में सेटअप होने लगी, तो उस एज को हम सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से जानते हैं। बस आपको यहाँ ये चीज़ याद रखनी है। इसके साथ ही ऐसे कौन कौन से फेमस टाउन्स थे, तो इसमें से हैं आपके कौशाम्बी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, वैशाली, हस्तिनापुर, बोधगया, अरिकामेडू और कावेरीपट्टनम। तो ये कुछ नाम हैं कुछ फेमस टाउन्स के जो आपको याद रखने हैं, और अगर क्वेश्चन आता है तो आप इनके नाम लिख सकते हो। साथ ही मैंने जैसे अभी आपको बताया एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस एज को सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं या ये क्या थी। तो सीधी सी बात है, जब इतनी सारी चीज़ों में इंक्रीज हुआ, ग्रेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, क्राफ्ट इंक्रीज हुआ, ट्रेड कॉमर्स इंक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से टाउन्स और सिटीज़ बहुत लार्ज स्केल में बनने लगे। और इसी को हम उसी दौर को, जिस दौर में ये बनने लगे उसी दौर को हम उसी एज को सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ टाउन्स। ये जो टाउन्स थे इनका क्या काम था, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे फंक्शंस होते थे। तो हर एक टाउन जो था वो फेमस था पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके। जैसे आज भी देखिए कहते हैं ना कि आगरा का पेठा बहुत मशहूर है ना, तो बनारस की साड़ी बहुत मशहूर है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ना किस वजह से वो फेमस होती हैं। तो इसी तरह से उस टाइम पे क्या होता है ना, फंक्शंस ऑफ टाउन्स, वो लोग वहाँ पे जो क्राफ्ट्समैन काम करते थे तो उस वजह से भी कुछ चीज़ें वहाँ पे पॉपुलर हो जाती थी। तो कुछ टाउन्स जो थे रिलीजियस सेंटर्स के तौर पे पॉपुलर हुए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के नाम से पॉपुलर हुए, कुछ ट्रेडिंग सेंटर्स के नाम से पॉपुलर हुए, जैसे ब्रॉच और सोपारा। इसमें देखिए आप आते हैं मथुरा के बारे में पढ़ते हैं। तो मथुरा जो है एक इम्पॉर्टेंट टाउन था उस पीरियड का, और यहाँ पे सेंटर था एक न्यूमरस एक्टिविटीज़ का, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। साथ ही मथुरा सेकंड कैपिटल था कुशान्स का, और ये एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में भी बहुत पॉपुलर रहा। ट्रेड रूट्स जो थे यहाँ पे, जो रास्ते थे वो यहाँ से पास होते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ही प्रॉस्पेरस था, यानी यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड भी होता था। साथ ही मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी था, और भी अदर मैनी सेंटर्स यहाँ पे थे।
और इसके साथ ही आर्ट और क्राफ्ट का भी ये फेमस सेंटर था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो मथुरा था ये बहुत ही फेमस था और आज भी काफ़ी पॉपुलर है। अब आते हैं, हम पढ़ लेते हैं अरिकामेडु के बारे में। तो देखिए अरिकामेडु किस लिए पॉपुलर है। ये पहली बात एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और कहाँ सिचुएटेड है, नियर पंडुचेरी, ठीक है, तमिलनाडु में। अच्छा, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट है, यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे हिस्ट्री के डॉक्टर जिन्हें कह लीजिए, तो वो यहाँ पे उन्होंने खुदाई कर करके जो चीज़ें उनको मिली, जिस प्रूफ पे हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वहाँ अरिकामेडु में उन्होंने ये सारी चीज़ों को खोजा पाया। तो ये जो शहर था, ये टाउन जो था, ये एग्जीक्यूटेड, ठीक है, कब खुदाई हुई, कब खोज हुई, तो 1940s में हुई। और किसके द्वारा, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे एक सर मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा। नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बच सकता है। अरिकामेडु कहाँ सिचुएटेड है ये पूछा जा सकता है। किस तरह की साइट है ये, तो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। अरिकामेडु जो है एक कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर और मेजर सी पोर्ट था, और साथ ही इंपॉर्टेंट बीड मेकिंग सेंटर था। बीड याद है ना, मैंने आपको बताया था, मन के या माला के जो मोती हैं वो बनाए जाते थे। टेक्सटाइल, बीड्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स और ग्लास शेल बैंगल्स जो हैं वो यहाँ पे बनाए जाते थे। और मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द पोर्ट, ठीक है, ये जो है वो सेल किए जाते थे, इस पोर्ट से दूसरे जगहों पे भेजे जाते थे। साथ ही जब चीज़ें ट्रेड की बात हुई, तो जो आप कुछ चीज़ बेचते हो, इंपोर्ट करते हो या फिर एक्सपोर्ट करते हो, तो कुछ चीज़ें खरीदते भी हो, यानी इंपोर्ट भी करते हो। एक्सपोर्ट यानी बेचना, इंपोर्ट मतलब खरीदना। तो यहाँ पे जैसे कि टेक्सटाइल, बीड्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स और ग्लास शेल के जो बैंगल्स बनते थे उनको बाहर बेचा जाता था। इसके अलावा कुछ चीज़ें खरीदी जाती थी। तो इसी पोर्ट के द्वारा क्या चीज़ें आती थी, तो ये वाइन और ऑलिव ऑयल जो है वो खरीदा जाता था। ट्रेडर्स फ्रॉम रोम केम एंड स्टेड हियर। इसके साथ ही ये भी सबूत मिले हैं कि जो रोम के, ठीक है, ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो भी यहाँ पे आए थे और वो यहाँ पे रहे भी थे। रोमन पॉटरी और जो गोल्ड कॉइन्स है वो यहाँ पे पाए गए हैं लार्ज नंबर पे, जो इस बात का सबूत है, जो इस बात का प्रूफ है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।